जी अब्दुल रज़ाक, कोई आइडिया आप दें कि रिस्क क्या होता है? रिस्क की डेफिनेशन पता है आपको? एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन जो अपने अल्फाज डेविएशन में होती बता है, दें ताकि समझ आ जाए। हाँ, बाकी ये सर डेविएशन फ्रॉम द सर्टेनिटी कह सकते हैं सर, या प्रिसियन से जो डेविएशन होती है उसको हम रिस्क कहते हैं। चलें, आप ने बात बताई। जी बेसिकली जो है ना, अनसर्टेनिटी होती है ना, जो अनसर्टेनिटी, बस यही है कि कोई अनसर्टेनिटी कहीं पे भी है तो वो क्या कहलाती है? रिस्क कहलाती है। आज ये हमारा जो चैप्टर है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है आपकी बुक्स, तो हम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे पास ये जी चैप्टर नंबर 8 है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क क्या हुआ कि कुछ अनसर्टेनिटी हुई। तो आज के हवाले से हम देखेंगे कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो कि किसी किस्म की अनसर्टेनिटीज होती हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम वैसे तो इस पे टॉक्स जो हैं काफ़ी कर चुके हैं क्लास में, लेकिन इतने डीपली लेवल पे नहीं थी। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना, इसको हम देखते हैं वक्त के साथ साथ कि हमें क्या बताता है ये। यहाँ पे उसने सिंपली जो है ना डेफिनेशन बताई है जो कि हमने पढ़ी है अभी। Most, if not all, businesses' decisions relate to the activities to be undertaken in the future. Inevitably, the large proportion of these decisions are made without having all the necessary information in hand. This gives rise in uncertainty. तो कैसा होता है जी? वो कहता है कि कोई भी डिसीजन जो होते हैं ना, वो ले लिए जाते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन वो कहता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो जो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कोई डिसीजन लिया जाए तो अल्टीमेटली उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारी प्लानिंग जो है वो अनसर्टेन हो सकती है। कोई भी हमें जो आउटकम हासिल हुई वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकती है, नो डाउट पॉजिटिव भी जाते हैं हम। अब उसने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल खूबसूरत लिमिटेड इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट नाउ एट द प्लेसिंग स्टेज, डिस्पाइट ऑल ऑप्टिमिज्म इट कैन नॉट सेड विद टोटल सर्टेनिटी। तो वो कहता है कि अब कोई भी हमेशा ना याद रखें, कोई भी न्यू प्रोडक्ट है तो वो जब मार्केट में जाएगी तो हम उसमें श्योर नहीं है कि वो कामयाब होगी। तो इसमें क्या है, कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाएगी जो कि एक मेजरेबल नहीं है। कि मेजरेबल तो होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, हम देखते हैं दिस पॉसिबिलिटी इज अ पॉजिटिव वन। वो कहते हैं पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ हमारे चांसेस जो हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के कि हम सक्सेस हमें मिलती है कि नहीं। सिंपली उसने दोबारा से बात डेफिनेशन बताई है कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स व्हेन एवर वन डज नॉट नो फॉर श्योर व्हाट विल अकर इन द फ्यूचर। डेफिनेटली जी कि जो कुछ अपने रिजल्ट से डेविएट कर जाना, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हमें होते हैं वो हमें हमें हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होता फ्यूचर में। तो ये कहलाता है रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट हैज अ पोटेंशियल ऑफ अ लॉस। ठीक है, ये बेसिकली ना काफी जगहों पे मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है, रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट हैज अ पोटेंशियल ऑफ अ लॉस। एक ऐसा मख्फी लॉस होता है जिसका हमें पता नहीं होता पैरेलली। Thus, uncertainty is a necessary but not a sufficient condition for a risk. In certain cases, uncertainty may carry no possibility of loss at all and hence have no risk. सम जगहों पे क्या होता है, सम जगहों पे ये होता है कि वो कहता है कि रिस्क नहीं भी होता। जी आवाज सुन सकते हैं ना आप? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैंने ना कल ही एक मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा है कि ना रिस्क नहीं है, ठीक है। कल मैं एक स्टडी कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आमतौर पे ना आप मार्केट में जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, मार्केट में जो कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, खास तौर पे आप बैंक को ले लेते हैं, ठीक है। जब बैंक क्या करता है, आपको मैं आपको जस्ट समझाने की बात कर रहा हूँ
बैंक आपको कहता है कि मैं आपको ना फिक्स जो है ना 9% इंटरेस्ट दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। आप 10 लाख हमें आके दे दें, आप साल के बाद जो है ना 9% आप हमसे वापस लीजिएगा। तो वो हमें बता देता है एक कंडीशन। ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ। दूसरी जगह पे क्या होता है कि एक दूसरा बंदा आपको मशवरा देता है कि आप जो है ना ये पैसा जो है ना स्टॉक मार्केट में लगा दें, 10 लाख। तो क्या होगा बच्चे स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में वो कहता है कि अच्छा ये बताएं कि बैंक तो मुझे 9% जो है ना मुझे वापस दे रहा है, तो आप मुझे कितना देंगे? वो कहता है जी ये तो जो है ना कंपनी के शेयर की प्राइस जो है उसका उस पे तायुन होगा स्टॉक मार्केट में जब वो ट्रेड होगा शेयर, और इसके अलावा जो कंपनी मुनाफा कमाएगी वो एज अ डिविडेंड फॉर्म में जो है ना शामिल होता जाएगा। तो जो डिविडेंड होगा वो भी आपको मिलेगा। तो वो क्या कहता है कि सर्टेनिटी नहीं है उसमें, उसमें उसको यकीन नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में जो है ना कि कितने फीसद मुझे वापस मिलेगा। तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में देयर इज अ रिस्क, एंड इफ ही विल इन्वेस्ट इन अ बैंक देन इट इज अ 9%। तो 9% की जब बात आती है तो वहां पे उसको रिस्क नहीं है, क्योंकि वो आपको बता दिया गया है कि 9% आपको मिलेगा वापस। तो इट मींस देयर इज नो रिस्क, जैसे उसने ऊपर बात बताई हमें। जी आयशा आप ऑनलाइन है मेरे साथ? नोरेज गुल आप भी ऑनलाइन हैं दोनों? यस सर। तो समझ आया है मैंने जो रिस्क को डिफाइन किया है कि बैंक के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से? जी आयशा बताएं। जी सर, लास्ट से थोड़ा सा अगर आप दोबारा रिपीट कर दें। रिपीट मैं क्यों कर दूं, आप कहाँ बैठी हैं? आप अभी उठी नहीं है सर क्लास मैं में? वो नहीं सर, उठी हुई हूँ। हाँ तो ये तो आप सुने ना, गौर लगा के सुने जो मैंने बताया है। जी अच्छा नॉरेज गुल जी बताएं जी क्या सर बताया है मैंने? नॉरेज गुल ऑनलाइन है आप? ये मैं आपकी अटेंशन अटेंशन चाहता हूँ, ऐसे मैं नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना? बख्तावर फूल आप भी ऑनलाइन है काफी टाइम से। जी बताएं मैंने क्या बताया बैंक के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से? जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। जी बताएं मैंने क्या बताया है बैंक के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से, रिस्क पर्सपेक्टिव से क्या बात की है हमने? जी कुछ समझ आया आपको बख्तावर? इसका मतलब है ये सब जो है ना क्लास में अटेंटिव कोई नहीं है। जी अब्दुल रजाक कहाँ गए? अब्दुल रजाक भी नहीं है, और आना आना आप तो हैं क्लास में काफी टाइम से। जी सर। हाँ बताएं क्या हमने बात की है, हम जो पढ़ रहे हैं सर आप इतना। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि अगर हम बैंक हमें 9% रिटर्न कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक एक्सचेंज वालों को बोलेगा कि वो हमें 9% देंगे या इससे ज्यादा देंगे, या 9% तो हमें कंफर्म है कि वो देंगे, अगर ज्यादा देते कम देते इस ट्रेड के लिहाज से आप बात करते तो इसका मतलब है बैंक में हमें रिस्क कितना हुआ और स्टॉक मार्केट में कितना हुआ? हैं। सर बैंक में तो आपने 9% बताया, स्टॉक मार्केट का सर आप 10 बताया। जी जी। स्टॉक मार्केट तो आप जल्दी बोल गए, समझ नहीं आई। तो बच्चे स्टॉक मार्केट में जो होता है ना वो रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है? और क्योंकि बैंक का हमें बैंक में कम इंटरेस्ट होता है। रेट बता दिया गया है ना कि 9% मिलना ही मिलना है, तो वो क्या, जी सर। वो रिस्क फ्री होगी बात, ठीक है ना? वो वहां पे रिस्क ही जी नहीं है किसी किस्म का। हम जाएंगे, हम हमें अगर ज्यादा शक शुबहात हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें लॉस हो सकता है, देखिए ना, पॉसिबल चांसेस ऑफ अ लॉस, पोटेंशियल लॉस होने के चांसेस जहां पे ज्यादा होंगे, इट मींस देयर इज अ रिस्क। अगर जहां पे जी पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा लास्ट, फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग वाला और ये रिस्क वाला, ये आपके तमाम जिंदगी काम आएंगी बातें, ठीक है ना? आप इसको लाजमी एहतियात से देखिए। सोए नहीं क्लास में प्लीज। अब क्या है, व्हाई टेक अ रिस्क? अब हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? तो रिस्क हमें क्यों लेना चाहिए? देयर आर एसेंशियली टू रीजंस व्हाई पीपल टेक रिस्क।
inevitability and a reward. Some risks are simply unavoidable. They have to be taken in order to achieve a goal, perform a task. As for avoidable risk, they are taken because they offer rewards. क्या है कि हमें जो है ना क्यों लेना चाहिए? डेफिनेटली जी। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है जी, आपको जो है ना रिवॉर्ड मिलता है हमेशा कोई भी काम करने के लिए। अब आपने ना ये बात जहन में रखनी है कि हमेशा जहां पे भी जो है ना आप रिस्क लेंगे, इफ देयर इज अ मोर रिस्क देन देयर इज अ मोर प्रॉफिट। ठीक है ना जी? If there is a more risk, there is a more profit. To understand this situation, let us assume you are a batsman facing a fast bowler. Batsmen get out because they don't play a ball correctly. Therefore, leaving a ball alone would generally offer no risk of getting out. But if a ball comes straight on the wicket, you simply have to play it. If you don't play such a ball, you will get clean bowled or trapped leg before wicket. क्या है? वो कहता है कि अगर बॉल जो है ना राइट कंडीशन पे आ गई है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होंगे? आप आउट हो जाएंगे। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर वो एक कोई नो बॉल थी तो आप उसको छोड़ दें तो वो अवॉइडेबल रिस्क है, यानी वहां आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि रनिंग अ बिजनेस जो है ना, ये भी एक किस्म की सेम ऐसी ही बात है। टू रन अ बिजनेस यू हैव टू टेक सर्टेन इनवाइटेबल रिस्क। इनवाइटेबल होता है कि अनअवॉइडेबल, जिनसे बचा नहीं जा सकता। एट द सेम टाइम यू आर ऑफन faced with certain avoidable risks, but taking those risks can significantly improve your profits. इसके अलावा क्या है? कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ करेक्ट योर रिस्क टेकिंग डिसीजंस टर्न आउट टू बी। Suppose you have just borrowed rupees 1 million from a relative on interest of say 10%. Now you have to invest them in order to earn something in excess of 10%, else you will have to pay the interest out of your pocket. अब वो कहता है कि अगर आपने किसी से ना एक लोन लिया है, उसको आपने, ये मैं एक मिनट, ये मैं बुक ओपन की हुई है मैंने साथ में, ये थोड़ा सा ना विजिबल नहीं है पेज, ये हमारे पास जो स्कैन कॉपी आई है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बुक में से देखते हैं। Now you have to invest them in order to earn something in excess of 10%, else you will have to pay the interest out of your pocket. One choice you have is to deposit this money with a government bank that offers say 10.5% interest. Now government banks are safe and therefore you run no risk of losing the principal and the interest. This will leave you with very little of your effort, but it is relatively risk free. That return is low, but assured you can also choose to buy shares at the stock exchange. उसने सेम बात जो है ना हमने अभी बात की है ना जो बैंक वाली, वो तो मैं एक स्टडी कर रहा था, वो मैंने आपको एग्जांपल दी। इसमें वो यही बात कहता है कि अगर आपने कहीं से 10% उधार ले लिया है, 10% इंटरेस्ट पे आपने पैसा उठाया है, आपने उसको कुछ स्पेसिफिकली एक साल के बाद वापस देने हैं, आपने उसको 10% तो देना ही देना है। तो वो कहता है कि मार्केट में आप जाते हैं तो पता चलता है कि बैंक जो है ना वो 10.5% पे आपको इंटरेस्ट देता है, 10.5% एनुअली। या आप वो तमाम पैसा जब बैंक में जमा करवाएंगे तो 10.5% तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क तो नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, इसको बड़ा सिक्योर समझा जाता है। टी बिल्स में इन्वेस्ट कर देना, ये टी बिल्स थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या कुछ ऐसे बॉन्ड्स जहां पे रिस्क ना हो लेकिन वो बहुत कम मुनाफा आपको देते हैं।
तो इसका मतलब है ये जो है ना अवॉइडेबल रिस्क है, कि हम रिस्क से अवॉइड कर सकते हैं इस किस्म का टास्क लेके, ठीक है ना, एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके। हाँ, किसी जगह पे हम जो है ना, हमें क्या करना होगा, वी मस्ट इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन जो है ना उसमें हमें ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि स्टॉक मार्केट में ना आपको 45% रिटर्न मिल सकता है। तो इसका क्या मतलब है, 10% तो आपने उसको दिया, 45 वहां से कमाया, तो हमें कितनी बचत हो गई, 35% हमें मुनाफा हो गया। तो वो कहता है जहां हमने रिस्क लिया वहां पे क्या होगा, हमें जो है ना फायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये बुक में थोड़ा सा मेरे पास पुराना वर्जन है, लेकिन इसको हम देखते हैं। कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होती हैं। कॉजेज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। द ओरिजिन ऑफ द virtually all the risk less in uncertainty. If managers of a company were able to predict precisely what is going to happen in the future, there would be no uncertainty and no risk. देखिए जी, आवाज सुन सकते हैं ना आप, जी सर। कुछ समझ भी आ रही है जी कि नहीं। सर। सर जी आ जी रही है। सर। हाँ, तो वो कहते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं अनसर्टेनिटी की, कि कुछ गैर यकीनी बात हो जाए। जी, वजूहात में सबसे पहले ये बात देखें कि जो है ना, वो कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी मेथडोलॉजी पता है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तब तो बात यह है कि आप उसके मुताबिक चलेंगे और जो है ना आपको पता चल सकता है। लेकिन आपके पास कुछ फोरकास्टिंग के टूल्स नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, दैट कैन कॉज एन अनसर्टेनिटी। वो जो है ना अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, देयर वुड बी नो रिस्क। अगर आपको पता चल गया तो इट इज अ कॉमन फॉर कंपनी टू कंप्लेन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ऑल द फ्यूचर इवेंट्स विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमेशा याद रखिएगा हमेशा जी, रिस्क को मेजर करने के जितने भी मेथड्स होते हैं ना, वो टोटली जी एस्टिमेशन होती है। क्या होती है, एस्टिमेशन होती है। अगर आप एस्टिमेट सही नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि कंपनीज हमेशा जो है ना ये गिला करती हैं कि हमें जो है ना पता नहीं चल सका कि एक्यूरेसी कितने फीसद होगी। द प्राइम कॉज फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज यूजिंग incomplete and using unreliable information for the purpose of taking important decisions. वो कहता है कि सबसे बात यही है कि हमें किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना होता है तो हम जो है ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो पता चलता है कि हमारी कंपनी जो है ना वो नहीं चल सकी। अब जी मैं आपको बताऊं, अब पता चले कि नगाना चौक से और एनसीबीए के दरमियान में जो सड़क है, जो हिस्सा है, वहां पे जो है ना एक स्टोर ओपन कर दिया गया है। और वो भी जो है ना एक इस किस्म का स्टोर है, सिंपल स्टोर है। तो इसका मतलब है जहाँ आबादी नहीं है, और उन्होंने सोचा कि ये जो मेन रोड है ना यहाँ पे चलेगा हमारा बिजनेस, लेकिन वहाँ आबादी ना होने की वजह से थोड़ा सा वो साइड पे हो जाए, इंफॉर्मेशन उनको सही नहीं थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अनसर्टेनिटी पॉसिबल हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है वहां पे। The common stock tool for predicting future events is use past data, but unfortunately past data is not always a reliable guide for the purpose. हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो हमेशा जो है ना पास्ट डाटा पे जो है ना इनसार होता है उनका, कि जो पीछे हुआ है वो भी अब नेक्स्ट भी यही होगा। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यानी जो पास्ट हिस्ट्री है ना, देखें एक मिनट, आपसे स्क्रीन तो शेयर है ना। जी सर। अब मेरे पास ये, आपके पास ये एक्सेल की एक शीट सामने आई है।
ओपन हुई है कि नहीं? हो रही है सर, चले हो ओपन हो जाएगी, रही है हो अभी। जाएगी। तो अब जो है ना हमारे पास जो है ना ये ट्रेनिंग का नाम है, ठीक है। अब पता चला, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कंपनी का प्रॉफिट है या ट्रेनिंग की बात है, उसने जो है ना 100 में से कितने मार्क्स लिए? 80। आगे उसने कितने लिए? 75, 60, 70, 63। तो टोटल देखा हमने ये कि जब हमने इन सब को, ये डाटा पास्ट का था ना, ठीक है ना। अब हमने ये देखा कि अगर वो आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट लेता है तो हम कितने परसेंट श्योर हैं कि वो कितने मार्क्स लेगा, किस बेस पे बात की जाएगी? जो इसकी पास्ट हिस्ट्री होगी ना, अंदाजा ऐसे ही लगाया जाएगा। जी आप साथ हैं मेरे? इशरत आप सुन रही हैं? जी जी सर मैं सुन रही हूँ। अच्छा इशरत, बात समझ आई है आपको मैंने क्या बोला है? जी मैंने जी सर, यानी उसकी पास्ट हिस्ट्री से हम आगे नेक्स्ट जो है ना फ्यूचर को देखेंगे कि वो कितने परसेंट तक जो है वो मार्क्स ले सकता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है ना पता चला, पहले उसने इंग्लिश का पेपर दिया, उर्दू का दिया, साइंस का दिया, कंप्यूटर का दिया, आगे उसने जो है ना सीजी का पेपर देना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सर तो इसकी हम, परसेंटेज निकाल लेंगे ना हाँ फिर, हाँ, हम ये जो है ना इन एवरेज एग्जाम एवरेज की निकालेंगे, एवरेज एवरेज निकालेंगे। निकाल लेंगे। हाँ जी एवरेज सही। बेसिकली क्या होती है, देखें ये हमारे पास कितना आ गया इनका टोटल, हाँ जी, टोटल? ऑब्टेन मार्क्स का टोटल और टोटल मार्क्स 348, 348 सॉरी, तकसीम 500। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स थे ना, तो पता चला 69.5 जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक एवरेज आ गई, उसकी मीन आ गई। ठीक है, मीन का तो पता है ना, मीन का पता है क्या होता है? मीन, मीन, मीडियन, मॉड, जी ये जी चीजें सर। सुनी हुई है ना। जी जी सर। तो अब पता चला कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने एक चीज थोड़ा सा मैयर की कि उसको जो है ना 69 मार्क्स उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है ना वो ले सकता है। ठीक है, अब पता चला ये तो एक हमने क्या की, प्रेडिक्शन की, पास्ट डाटा की बेस पे प्रेडिक्शन की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो है ना ये हमें बात सर्टेन नहीं है अभी भी, लेकिन एक्चुअल जब वो इम्तहान दे जाएगा तब उसको पता चलेगा कि उसने कितने मार्क्स लिए। तो ये तो एक अंदाजा था पास डाटा पे, वो अलग बात है, कई फैक्टर्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को। फॉर एग्जांपल उसको मुझ जैसा एक निकम्मा उस्ताद मिल गया, ठीक है ना, जिसने उसको सही नहीं पढ़ाया, तो पता चला उसके जो है ना 40 नंबर आ गए, कम भी आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है ना। जी सर, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ज्यादा ज्यादा बेहतर उस्ताद मिलने पर सर उससे ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है हमने तो जस्ट प्रिडिक्ट किया है कि वो कितने मार्क्स ले सकता है। तो अब पता चला कि कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना डिफरेंट होती हैं डिफरेंट टाइप्स पे। द कॉमनेस्ट टूल फॉर predicting future events is the past data, but unfortunately past data is not always a reliable guide। वो कहते हैं हमेशा ये reliable guide नहीं होती। A manager who tends to be over caution ends up making lower forecast for revenue and higher forecast for expenses, leading to unreliable income forecast। वो कहता है कि अगर कुछ एक ओवर कॉन्शियस मैनेजर बैठा है, वो क्या करता है कि ना रेवेन्यू को जो है ना वो कम फोरकास्ट करता है और एक्सपेंसेस ज्यादा देख रहा होता है इन फ्यूचर में, तो अनरिलायबल इनकम फोरकास्ट है उसके पास, जो है ना वो श्योर नहीं है कि वो इनकम उसकी अच्छी होगी कि नहीं। क्वाइट सिमिलरली अ लेस कॉशियस मैनेजर में ओवर एस्टिमेट द रेवेन्यू। तो कहता है जहां पे जो है ना लेस कॉन्शियस होगा एक बंदा जिसको समझ नहीं आती होगी, वो तो अंदाजे लगाएगा कि हाँ हाँ हम इतनी आमदनी कमा लेंगे और इतने एक्सपेंस हो जाएंगे, तो वो अनरिलायबल हो जाएगी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके लिए। तो हमें सोच समझ के आगे चलना है कि कैसे चलना है। हम देखेंगे भी सही कि किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। वो कहते हैं फॉर मेनी इंडस्ट्रीज
Economic forecasts are available from professional organizations that make a business of forecasting trends. कहते हैं कि मईशत सनतों में ना क्या होता है कि मईशत की पहचान करने के लिए, मईशत को फोरकास्ट करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए स्पेसिफिक ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया जाता है। प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं जो कि एस्टिमेशन देते हैं। It makes a business of forecasting trends. However, these forecasts are generally not free. लेकिन वो फ्री नहीं होती, उनको पैसे देने पड़ते हैं। If a company does not have resources to avail professional forecasts, it will remain uncertain about the future operations and forced to make its plans under an atmosphere of uncertainty. अब उसने क्या बात की है? मिसाल के तौर पे आपके पास ना कंपनी के पास एक्सेस फंड पड़ा है जी, थोड़े अटेंटिव रहिएगा इस बात पे। आपकी कंपनी के पास ना एक फंड मौजूद है, आपने पेंशन फंड रखा हुआ है आपकी कंपनी के पास। जो लोग जॉब करते हैं ना उनका कुछ हिस्सा काट के ना पेंशन फंड में दे दिया जाता है। पेंशन फंड जो है ना वो एक पूल बन जाता है। तो वो पूल जब बनता है तो उस कंपनी का जो काम होता है ना, वो कंपनीज वाइज डिसीजंस लेती हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगी, कहेंगी कि ये हमारे पास जो 50 लाख इकट्ठा हो गया है, क्यों ना हम इसको इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि वक्त के साथ तो पैसा कम हो रहा है। तो अगर वो जाएंगी, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके पास कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाला नहीं है, अगर उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो प्रोफेशनल की सर्विसेज ले सके, तो क्या होगा, उनको जो है ना अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लेंगी, ठीक है, तो मुझ नाचीज को ले लें, कोई बात नहीं है, मुझे भी थोड़ी सी प्रेडिक्शन आती है कैसे की जाती है। अच्छा जी, तो क्या होगा अगर वो किसी प्रोफेशनल्स को हायर करेंगी, तो इसका क्या मतलब है, वो उसके लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा। इशरत एक बात तो बताएं, एनएफसी में है ना आप? जी सर। तो एनएफसी का जो ये फंड होता है, पेंशन फंड होता है, वो कहाँ यूटिलाइज किया जी जाता है? जी सर, हम उसे इन्वेस्टमेंट में डाला हुआ है हमने। उसका प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कुछ मिलती है हमारी शॉर्ट टर्म, जो हम लोग कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट इन ईयर, उसमें उसको किया हुआ है हमने। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे डाला हुआ है। परसेंटेज, हाँ कुछ एग्जांपल परसेंटेज कोई दें, मंथली। एग्जांपल दें कुछ, आपको अंदाजा हो तो। सर एनुअली परसेंटेज, एनुअली उसकी कुछ परसेंटेज है। पिछले दिनों में मैंने उस पर कुछ देखा था, एनुअली परसेंटेज हमें मिलती है कि उस पर इतनी हो जाएगी। ये नहीं पता आपको कहाँ इन्वेस्ट किया इंक्रीज हो हुआ रहा है? है मुख्तलिफ बैंक्स में सर, बैंक्स में। अच्छा, बैंक्स में। सही सही, मतलब देखिए ना, अब एनएफसी इतना बड़ा इदारा है, उसके पास ह्यूज फंड्स हैं। तो हमेशा ना ये भी बात जहन में रखें कि ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो है ना, ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है ना, ये बेसिकली लेस रिस्की होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट भी कम देता है और रिस्क भी कम होता है उसमें, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन का। तो क्या किया जाता है, इन फंड्स को वहां इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन 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 अगर उनके पास कोई प्रोफेशनल है बैठा है जो कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग बेहतर अंदाज में कर सकता है, तो यही पैसा जब वो स्टॉक मार्केट में डालेंगे ना, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में जब वो पैसा डलेगा, वहां पे उसकी फोरकास्टिंग की जा सकती है कि हमें ये सिक्योरिटीज कितना रिटर्न देंगी। होता वो भी पास्ट डाटे पे है, या इसके अलावा जब ये पास्ट डाटे पे नहीं होती बात, तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पता है ना, पॉसिबल चांसेस ऑफ अकरेंस, अकरेंस के चांसेस कितने हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना। ठीक है, कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं और तब हम जाके ना उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, विद मिनिमाइज करते हैं हम अपने रिस्क को उसमें भी। जी, कुछ समझ आई आपको? जी सर। अच्छा, सालिक खान हाफिज, क्या हाल है? सर। वालेकुम सलाम। हाफिज, कैसा चल रहा है आपका ऑफिस? अल्हम्दुलिल्लाह सर, चल रहा है। सही। जॉब क्या बताई थी आपने, क्या जॉब बताई थी? खत्म है, पानी नहीं, सर खाली पड़ी है।
बल्कि भैया का को पानी भरवा भी है। कहाँ पे बताया था? सॉरी सर ब्लू बैंक माय कौन सा बैंक बताया? सर बैंक नहीं है, ब्लू बैंड मार्जरीन है। सर ब्लू बैंड कह रहे हैं। अच्छा सही सही। वो क्या होता है? सर बटर की तरह होता है लेकिन होती मार्जरीन है ये। अच्छा 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 जी। अब हमें पता चला कि रिस्क को मैनेज किया जा सकता है डिफरेंट प्रेडिक्शंस के साथ। वो पास्ट डाटा पे बेस किया जा सकता है। तो एक होती है प्रेडिक्शन पास्ट डाटा की बेसिस पे, एक ऐसा होता है कि हम ना प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं प्रोबेबिलिटी? ये क्योंकि मैं थोड़ा सा ना फाइनेंस में काफी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसलिए आपको ये मैं डिफाइन करता रहता हूँ चीजों को कि एक प्रोबेबिलिटी पे भी लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है बच्चे, आपको थोड़ा सा डिस्कस करता चलो कि उसमें जो है ना इकोनॉमी की ना 3 सिचुएशंस के बारे में ना लोगों से पूछा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताएं, मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं तो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताएं कि इकोनॉमी जो है ना किस सिमत में जा रही है। वो कहेगा, एक बंदा कहेगा जी बूम की तरफ जाएगी, एक कहेगा जी नॉर्मल इकोनॉमी रहेगी, तीसरा बंदा कहता है कि जी रिसेशन में चली जाएगी। हम उनकी वेटेज देख लेंगे कि 30% लोगों ने बोला कि नॉर्मल होगी, 40% ने बोला रिसेशन में चली जाएगी और 20% ने बोला बूम में चली जाएगी। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबल अकरेंस ऑफ चांसेस इतने हैं इकोनॉमी के। तो हम वही प्रोबेबिलिटी उतने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है, हम फिर उस पॉसिबल रिटर्न को जो है ना हम ये देख लेंगे कि अच्छा हमारी इकोनॉमी बूम पे होगी तो हमें जो है ना 40% मिल सकता है, हमारी इकोनॉमी अगर रिसेशन में चली जाती है तो हमें 20% मिल सकता है, नॉर्मल है तो पता चलेगा कि 30% का रिटर्न मिल सकता है। तो ये हमारे पास पॉसिबल रिटर्न है। जब इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एक प्रेडिक्शन है फ्यूचर के हवाले से। ये आपने ना फाइनेंस पढ़ी है वैसे? जी बताएं। एमबीए एग्जीक्यूटिव। अब ये बताएं आपने ना, ये कौन सा सेमेस्टर है आपका? थर्ड है सर। थर्ड है। अच्छा। नहीं सर फाइनेंस नहीं पढ़ी, अकाउंट्स पढ़ी है हम लोगों ने। अच्छा आप बिजनेस फाइनेंस भी पढ़ेंगे ना? या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये तो अभी नहीं पढ़ी होंगी आप। नो सर। नहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा था सर, कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था। वो आपने पढ़ लिया है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? वो टॉपिक था ना, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर नहीं पढ़ी, तो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सर, एज ए टॉपिक एक बुक के अंदर हमारा पूरा था रिस्क मैनेजमेंट का ना लेक्चर था, उसके अंदर टीचर ने डिस्कस किया था पूरी तो चीजें। रिस्क मैनेजमेंट का आप कोर्स मुकम्मल पढ़ चुके हैं? नहीं सर एज ए एक और लेक्चर नहीं पढ़ा। पढ़े, कोर्स नहीं पढ़ा। अच्छा 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 अच्छा। चलिए इस कोर्स में भी ना आपको डिफरेंट मॉडल्स बताए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप जो है ना रिस्क को मेजर कैसे कर सकते हैं, ये फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न को, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगर मुझे दिया गया लेक्चर तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये आपको देखना ही होगा। अब बात आती है रिस्क अवर्जन की। ये तो हमने देख लिया है ना। वो कहते हैं कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं रिस्क टेकर्स, रिस्क टेकिंग पीपल। कुछ होते हैं नॉट रिस्क टेकिंग पीपल, तो उनको रिस्क अवर्स पीपल कहा जाता है, ठीक है। और विलिंग टू पे टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर ऑफ रिस्क। वो कहते हैं वो अपने एक्सपोजर को, रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 पर्सन्स बाइंग कार्स। 2 दोस्त हैं, उन्होंने गाड़ियां लेनी है, कार लेनी है। Jamal Jafri buys a new car but insures it only for third party liability because that is legal requirement. क्या है, जमाल ने एक गाड़ी ली है नहीं, उसको जो है ना वो कहता है कि इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा, ये तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ही इज क्वाइट विलिंग टू फेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, गाड़ी चोरी हो सकती है व्हीकल, सो ही इज नॉट प्रिपेयर टू पे एनी प्रीमियम फॉर टेकिंग आउट इंश्योरेंस टू कवर दिस रिस्क।
वो कहता है कि लेकिन जो है ना एक साइड पे क्या है कि वो पे करने के लिए रेडी नहीं है। ही टेक्स आउट अ कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पेइंग एक तो थोड़ा सा मिटा हुआ भी है कि healthy insurance premium to secure assurance that he is fully covered against whatever happens to his new car. If the year passes and two cars have not experienced any accident or other untoward incident, Jamal Jafri may appear to have saved money but not paying the comprehensive insurance. But if car is stolen or destroyed in an accident, he would appear foolish for having not taken out adequate insurance. Risk-averse businesses are willing to accept a lower expected rate of return on an investment if that investment offers a more predictable rate of return. Let us assume there are two projects. वो कहता है पहले क्या है कि हमने दो गाड़ियां ली, एक ने जो है ना इंश्योरेंस पे कर दिया, तो जो इंश्योरेंस पे करेगा तो उसका मतलब है उसने रिस्क कम लिया। जब उसने रिस्क कम लिया तो उसने डेफिनेटली मनी को सेव नहीं किया। एक दूसरा बंदा था जिसने रिस्क लिया और उसने अपनी अमाउंट ज्यादा सेव की। तो इसका क्या मतलब है कि उसने रिस्क भी ज्यादा लिया और उसने जो है ना उसको सेविंग्स भी हो गई क्योंकि उसको प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ा। अब वो ए एंड बी प्रोजेक्ट की बात कर रहा है इन विच इन्वेस्टमेंट इज सॉर्ट फ्रॉम जमाल जाफरी एंड कमाल खान। A is relatively safe but is likely to offer only 7% return on investment. B offers 12% return on investment but is considered risky as it may fail. You can guess which project will appeal to Jamal Jafri and which one to be attractive to Kamal. तो कहता है कि ये उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि जो बंदा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है वो किस पे काम करेगा, 12% पे काम करेगा। जो कि कम लेना चाहता है वो 7% पे काम कर लेगा। वो कहेगा जी बस 7% आना चाहिए मेरे पास, मेरे पैसे ज्यादा लूज ही ना हो जाए। अच्छा, इफ यू फेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ रिस्क बिकॉज ऑफ योर जॉब। अच्छा, कॉल एंड होने वाली है 1 मिनट में, हम दोबारा से भी आएंगे, ठीक है जी? आवाज सुन सकते हैं आप? ओके ओके सर, जी सर। हाँ, थोड़ा सा यस देखते सर। हैं फिर, क्योंकि रिस्क का चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये हर जगह पे। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज। अभी वापस आते हैं हम क्लास में ओके सर। सेकंड लिंक के साथ।